सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम। ठीक है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने पढ़ा था कि कोई बहुपद अगर पी एक्स है और उसमें अपने को x माइनस ए का भाग देना हो तो अपने पास शेषफल क्या आएगा। ठीक है, कि किसी बहुपद पी एक्स में हम रेखिक समीकरण x माइनस ए का भाग देते हैं तो अपने पास रिमाइंडर क्या आता है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया था, x माइनस ए को 0 के बराबर रखा और x बराबर क्या आया a, और इस ए को क्या करा अपन ने पी एक्स में x की जगह रख दिया। जो भी वैल्यू आएगी वो अपना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि किसी बहुपद पी एक्स में यदि x माइनस ए का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल अपने पास क्या आता है, शेषफल अपने पास आता है 0। यहाँ तो क्या आ रहा था रिमाइंडर थ्योरम में, शेषफल अपने पास पी ए की जो भी वैल्यू आ रही थी वो अपना शेषफल था। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 0। और इसका विलोम भी अपने ने पढ़ा था कि विलोम भी इसका क्या होता है सत्य। इसका मतलब क्या है कि किसी बहुपद में x माइनस ए का भाग दे रहे हैं और 0 शेषफल आ रहा है। अगर 0 शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है x माइनस ए उस बहुपद का एक फैक्टर होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। फर्मेट थ्योरम में अपन ने पढ़ा था कि a की पावर p माइनस 1/p। अगर इस फॉर्म में अगर अपन भाग देने पे अगर ये अपने पास ये रूप प्राप्त होता है तो शेषफल क्या आता है, हमेशा 1 आता है, जहाँ पे p क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर और a व p क्या है रिलेटिवली प्राइम नंबर, सह सापेक्षिक सह अभाज्य संख्याएं। a और p क्या थी अपने पास, सापेक्षिक सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे समीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। ठीक है, किस समीकरण, देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है समीकरण, एक होती है सर्व समीका, सर्व समीका, और एक होती है असमीका। डिफरेंस क्या है इनमें? किस समीकरण तो वो होता है जो ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो कि चर के किसी मान के लिए वह समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे x माइनस 6 मैंने लिखा बराबर 0, मतलब इस x का मान ऐसा होगा जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट। संतुष्ट करने का मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। ये तो है समीकरण। सर्व समीका क्या होती है, जितने भी अपन बीजीय सूत्र पढ़ते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सर्व समीका। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर होता है क्या, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इस सूत्र में मैं जहाँ x और y का मान रखता जाऊंगा, जैसे जैसे यहाँ जैसे x y का मान रखूंगा और इधर, तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगी हमेशा बराबर, और इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं सर्व समीका। असमीका क्या होती है, वह व्यंजक जिसमें क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सिंबल आते हैं, ये चिन्ह जिसमें आते हैं वो क्या होती है असमीका। और इसके भी क्या होते हैं अनंत हल होते हैं, इसके भी अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके सबकी परिभाषा देखते हैं। तो पहला है अपने पास समीकरण, पहला है समीकरण जिसको अपन कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन समीकरण क्या होता है, यानी कि ऐसा व्यंजक जो चर के किसी मान के लिए संतुष्ट हो। ये ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जो चर के, जो चर के किसी मान के लिए संतुष्ट हो, किसी मान के लिए संतुष्ट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन देखें, जैसे मैं कहूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो मतलब अपने को x में ऐसा मान रखें कि ये क्या आ जाए 0, तो वो क्या आ जाएगा x बराबर 5। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं समीकरण। इसके बाद आती है सर्व समीका।
सर्वसमीका, जिसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मतलब ऐसा व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मान के लिए काम कर रहा है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक मान के लिए, जितने भी चर होंगे उसके प्रत्येक मान के लिए ऐसा व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो। प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि मैं जैसे जैसे x और y की वैल्यू रखता जाऊंगा वैसे ही ये दोनों तरफ मान के आएंगे बराबर। जैसे अपन माने कि x बराबर मैं ले लूँ 1 और y बराबर भी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4। यहाँ क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 इक्वल टू 4। दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर। ठीक है, दोनों पक्ष क्या होंगे इसमें बराबर। और इसके हलों की संख्या क्या होती है अनंत। क्यों, जैसे जैसे हम x और y की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे दोनों तरफ मान के आते जाएंगे समान। हम यहाँ पे कितने भी मान रख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं ये इनके हलों की संख्या, इनके हलों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, अनंत होती है। इसके बाद है असमीका। इसके बाद है असमीका, जिसको अपन बोलते हैं इनइक्वलिटी। असमीका, असमीका। इनइक्वलिटी मतलब ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें जिसमें क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन के चिन्ह हो, के चिन्ह हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, एक असमीका है। और इसके भी हलों की संख्या क्या होती है अनंत। इनके हलों की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब अपन शुरू करने जा रहे हैं पहला इक्वेशन, यानी कि समीकरण के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। समीकरण यानी कि इक्वेशन। ठीक है, जिसमें पहला क्या है रेखिक समीकरण। पहला क्या है अपने पास रेखिक समीकरण, जिसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। रेखिक समीकरण कौन सा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है एक। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो एक, कि वह समीकरण जिसमें
चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो, 1 हो, या फिर क्या, या इसका ग्राफ क्या हो, एक सरल रेखा हो, इसका ग्राफ एक सरल रेखा हो, सरल रेखा हो, यानी कोई समीकरण ले और उसका ग्राफ अगर अपन प्लॉट करें और वो एक सरल रेखा आती है, सीधी रेखा आती है, तो वो क्या होता है, रेखिक समीकरण। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देखें अपन, जैसे x + 4 = 0। ठीक है, तो इसमें चर कितने हैं, एक, तो ये कैसा समीकरण है, सरल समीकरण है। सरल समीकरण कौन सा होता है, जिसमें केवल एक चर हो। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, एक चर हो, ये क्या है, सरल समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, एक चर हो। ठीक है, दूसरा क्या मान लिया मैंने, x + y = 10, ये दो चरों में समीकरण है। ठीक है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी। तो नोट अपन लिख के कि क्या होता है, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चरों में, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के, एक समीकरण के, समीकरण के हलों की संख्या, हलों की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे यही ले लिया अपन, x + y = 10 है, तो मैं x = 0 रखूंगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10। x = 1 रखूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9। x = 2 रखूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8। तो मतलब ऐसा चलता जाएगा, चाहे मैं माइनस में रखूँ वैल्यू या प्लस में। तो इसके क्या हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, हलों की संख्या क्या होती है, अनंत। इसके बाद आता है युगपत समीकरण। कौन सा समीकरण है, युगपत समीकरण, जिसको अपन बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण क्या होता है कि दो चरों में अगर दो समीकरण एक साथ लिखें तब उनको अपन क्या कहते हैं, युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण क्या होते हैं कि दो चरों में, दो चरों में दो समीकरण लिखे हों, दो चरों में दो समीकरण, दो चरों में दो समीकरण एक साथ लिखे हों, एक साथ लिखे हो, तब उन्हें क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0।
इन्हें हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण। ठीक है, ठीक है, अपने पास ये दो समीकरण है। अब इसके हलों के प्रतिबंध अपन पढ़ते हैं, युगपत समीकरण के हलों के प्रतिबंध। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल लेके देखूं कि अपन कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ले लूं कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक समीकरण में ले लेता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 8 और एक ले लेता हूँ कि 2x प्लस 2y बराबर 7। अब समीकरण कुछ भी हो सकते हैं वहाँ। तीसरा मैं लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 8 और 2x प्लस 2y बराबर 16। अब इनको हल करते हैं। देखो, हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। x प्लस 2y बराबर 8 में से x प्लस वाई बराबर 10 को घटाएंगे तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो y बराबर क्या आएगा, -2। माइनस का 10 हो जाएगा ये, तो -2। अब इस -2 को किसी भी समीकरण में अपन रख देंगे। जैसे इसमें रखूंगा y बराबर -2 रखूंगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12। इसमें देखते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2y। तो अपन क्या करेंगे, y के गुणांक को अपन सेम बनाएंगे। तो y के गुणांक को सेम बनाने के लिए, क्योंकि अपने को एक चर को क्या करना है, अपने को एलिमिनेट करना है, चाहे x को कर दे चाहे y को। तो अपन y को एलिमिनेट करते हैं तो क्या करेगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, यहाँ 0 बचा और यहाँ 9, जो कि क्या है, असंगत बात है, इनकंसिस्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कैसा है, असंगत। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। यहाँ देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो या तो क्या करें अपन दोनों को, या तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं या फिर इस समीकरण में 2 का भाग दे दूं। तो इसको अगर 2 का भाग दे देता हूँ तो यहाँ भी क्या बचेगा, x, यहाँ भी y और यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब दोनों समीकरण एक ही हो गए, दोनों समीकरण को मिलाकर मैं एक ही समीकरण लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हलों की संख्या यहाँ क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी, अभी अपन पीछे पढ़ा है ना ये, कि दो चरों में एक समीकरण के हलों की संख्या क्या होती है, अनंत। तो इसका मतलब यहाँ हलों की संख्या क्या होगी, अनंत। यहाँ क्या होगी, ये यूनिक सॉल्यूशन है ना, कि y बराबर -2 पे x बराबर 12 है इन समीकरणों के लिए। तो ये कैसा है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और यहाँ क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इन युगपत समीकरणों से अपन इनकी तुलना करें। ठीक है, तो तुलना करके क्या देखेंगे कि x के गुणांक और y के गुणांक जो है उनकी तुलना करेंगे अपन। तो x क्या है, यहाँ पे क्या है, एक, 1/1 और यहाँ पे क्या है, 2/1। इसका मतलब क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आती है तो क्या है, यहाँ पे अनुपात देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, 1:1 है a1 और a2 में। और यहाँ पे क्या है, 2:1, तो दोनों बराबर नहीं है ना। अब जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, वो यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और जब क्या हो कि यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। अब a1/a2 क्या है, यहाँ पे 1/2, b1/b2 भी क्या है, 1/2। लेकिन c1/c2 1/2 है क्या, नहीं है। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो वो क्या होता है, उसके कोई हल नहीं होता, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अपन कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
ये देखते हैं यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे भी क्या है 1/2, यहाँ पे क्या है 8/16, तो इनका अनुपात क्या आएगा 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो हलों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। हलों की संख्या क्या होती है, अनंत। अब इनको ही अपन लिखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो क्या है हलों के प्रतिबंध, ये हल कैसे अपन निकालते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि अपन को सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे समीकरण को। अपन सीधा यहाँ वैल्यू रखेंगे और वैल्यूज को देखेंगे कि उनका रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर जो भी कंडीशन ये हुई 1, 2 और 3, इनमें जो भी कंडीशन फॉलो करेगी किसी भी समीकरण के लिए वो अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो अनंत हल हो जाएंगे, ये कंडीशन फॉलो करता है तो असंगत निकाय हो जाएगा, मतलब कोई हल नहीं होगा समीकरण का। और अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो मतलब उस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो हलों के प्रतिबंध, मतलब क्या कंडीशंस है सॉल्यूशन की, है ना। कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहला तो क्या है अद्वितीय हल। पहले क्या है अपने पास अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कि किसी समीकरण का अद्वितीय हल कब होगा, यदि क्या है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर समीकरण में अक्ष और जो भी चर हैं चरों के गुणांकों में अनुपात बराबर नहीं है तो वो क्या होगा अद्वितीय हल, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है कि रेखाओं का जो ग्राफ बनता है वो प्रतिच्छेदी बनता है ना। इस स्थिति में रेखाओं का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। जैसे मान लो लाइंस कहाँ क्रॉस करिए, ऐसे, ठीक है। तो ये जो बिंदु होगा यही क्या होंगे हल होंगे, यही क्या होगा हल होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है अनंत हल, अनंत हल। दूसरा क्या है अपने पास अनंत हल, दूसरा है अपने पास अनंत हल, अनंत हल यानी क्या हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। इसके लिए अपने पास कंडीशन क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है समीकरण में तो उसके अनंत हल होंगे। और इस स्थिति में ग्राफ क्या होता है समपाती, ठीक है। इस स्थिति में ग्राफ समपाती होता है। इस स्थिति में ग्राफ समपाती होता है, समपाती समपाती होता है। समपाती होने का मतलब क्या है कि दोनों जो रेखाएं दोनों समीकरण होंगे उनको वो एक ही रेखा को निरूपित करेंगे, ठीक है।
ठीक है। संपाती का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या है? मतलब जब समीकरण की दोनों रेखाएं एक ही, जब दोनों समीकरण क्या मतलब क्या है? संपाती का मतलब क्या है? जब दोनों समीकरण जब दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करें, एक ही रेखा को निरूपित करें, ठीक है, उसे अपन कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या है? जैसे ये लाइन आई मान लो इसी समीकरण की, तो दूसरी लाइन भी क्या आएगी? इसी के ऊपर आएगी। दूसरी लाइन भी क्या आएगी? इसी के ऊपर आएगी। ठीक है। इसके ऊपर आने का मतलब क्या है? इस पे अनंत बिंदु हो गए। ठीक है, इसलिए इसके क्या है? अनंत हल। और इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हल करेंगे तो क्या आएगा? ये तो x प्लस वाई बराबर 5 है और ये भी क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 5। दोनों सेम ही तो चीज़ है, मतलब दोनों को अपन एक ही समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है। अब समीकरण दो थे लेकिन आगे जाके ये एक ही समीकरण में बदल जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये सेम लाइन बनेगा, है ना? इनका ग्राफ कैसा बनेगा? संपाती ग्राफ होगा। ठीक है। इसके बाद क्या है? जब कोई भी हल ना हो, है ना, कोई हल ना हो मतलब कोई भी सॉल्यूशन ना हो, कोई हल ना हो, या फिर जिसे कहते हैं अपन असंगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। क्या है? ये अपना असंगत निकाय। तो इसका प्रतिबंध अपन ने क्या पढ़ा? अभी पीछे जो उदाहरण अपन ने करे कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये प्रतिबंध है। और इस स्थिति में ग्राफ क्या बनेगा? समांतर। मतलब जो रेखाएं आएंगी वो कैसा होगा? समांतर होगी। इस स्थिति में ग्राफ समांतर होता है, यानी पैरेलल होगा, समांतर होगा। समांतर होने से मतलब क्या है? ठीक है। उदाहरण के लिए अपन देख लें, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 8। और ग्राफ के समांतर होने से मतलब क्या है कि जैसे अगर इस लाइन का ग्राफ मान लो अगर ये बनता है, ठीक है, तो इसका भी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये क्या होंगी? समांतर होगी। तो अपन ने देखे क्या? युगपत समीकरणों के हलों के प्रतिबंध अपन ने देखे। सबसे पहला अपन ने देखा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अपने को सीधे सीधे ये संबंध याद रखने हैं, ये कंडीशन ही अपने को याद रखनी है। अनंत हल में क्या होगा कि तीनों के जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब कोई भी हल नहीं होगा तो उसका क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं कुछ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है। ठीक है। सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018 में संस्कृत एजुकेशन में, संस्कृत एजुकेशन में क्या था क्वेश्चन
कि 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 और 8 माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0 है, 0 का है। ऑप्शन दे रखे थे अपने को अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अनंत हल या फिर कोई हल नहीं। ठीक है, या फिर यू नन ऑफ दीज। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, समीकरण क्या है अपने पास 6x माइनस 9y बराबर 18। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -4x प्लस 6y इक्वल्स टू -8। अब देखेंगे अपन इनकी तुलना करके कि यहाँ पे तो क्या होगा 6/4, 6/-4, ठीक है, बराबर यहाँ क्या होगा -9/6 बराबर यहाँ क्या होगा 18/-8। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कितना हो गया 3/2 माइनस का, बराबर ये भी क्या हुआ 3 3 9 3 2 6 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ 9/4। अब क्या देख रहे हैं अपन, ये तो इसके a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अपन ने क्या कंडीशन देखी कि कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली आ रही है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये किस में पढ़ा अपन ने, कोई हल नहीं, ये तो प्रतिबंध पढ़ा ना अपन ने पीछे। जब कोई भी हल नहीं होगा तो क्या आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अपने को सीधे सीधे ये प्रतिबंध याद रखने हैं। अब ये तो इतना समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, वरना अपन सीधा यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट x और y के गुणांक देख के भी सीधा कर सकते हैं, है ना। अपने को सीधा वैल्यू रखनी है और अपनी माइंड में कैलकुलेट करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ये अपना आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, एकदम इजी इजी। ये तो गलत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्वेश्चन है कि के उन मानों की संख्या, उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण, समीकरण क्या है, समीकरण निकाय क्या दे रखा है अपने को, k + 1x प्लस 8y बराबर 4k। दूसरा समीकरण क्या है अपने पास, kx प्लस k + 3y बराबर 3k - 1 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का मतलब क्या है, अपने को कौन सी कंडीशन को फॉलो करवाना पड़ेगा इसमें, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब कोई हल नहीं है तो इसके लिए कंडीशन क्या है अपने पास, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या पूछा है, मानों की संख्या, मान नहीं पूछे अपने। इसके जो भी मान आएंगे उनमें से ऐसा मान देखना है जो क्या करे, इसको संतुष्ट करे, कौन सा, इस कंडीशन को। तो उन मानों की संख्या अपने को बतानी, न कि मान कि ये मान आ रहे हैं, अपने को संख्या बतानी कि कितने मान ऐसे हैं इस समीकरण के लिए जो इसको क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंपेरिजन करेंगे अपन a1/a2, है ना। ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार कि क्या ऑप्शन थे, जैसे 1 2 में 2
3 और 4 में लिख दूँ मैं 1 और 3। ठीक है, अब करते हैं अपन इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में अपन इनको लिखेंगे गुणांकों को, है ना। तो k प्लस 1 a1 हो गया और a2 क्या है k। तो k प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू y के गुणांक क्या है 8 और यहाँ पे y का गुणांक क्या है k प्लस 3 k प्लस। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 का मान क्या है, यहाँ पे क्या है 4k और यहाँ पे क्या है 3k माइनस 1। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इन दोनों समीकरणों को लेके k की वैल्यू निकालूं फिर इसको रख के देखूं, ठीक है, या फिर मैं इसको भी सॉल्व करूं और इसको भी सॉल्व कर लूं और दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी वो मैं ले लूं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इसको इससे गुणा करेंगे अपन, तो के स्क्वायर प्लस के और ठीक है मतलब कितना हो जाएगा 4k प्लस 3 इक्वल टू 8k। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो मतलब k माइनस 1 k माइनस 3, तो मतलब k बराबर 1 और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे k की वैल्यू 1 और 3 रख के देखेंगे अपन यहाँ पे। k की वैल्यू क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 3, दोनों तरीके से अपन बात करेंगे। तो k बराबर 1 पर यहाँ मैं क्या करूँगा k की जगह 1 रख दूंगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और बटा में k की जगह 1 रखूँगा 1 बराबर 8 और k की जगह मैं क्या रखूँगा 1, तो 3 और 1 4, k की जगह क्या रखूँगा 1 तो 4, 3 माइनस 1 कितना क्या होगा 2। तो यहाँ पे तो क्या हुआ रेशियो 2/1 बराबर, यहाँ क्या आ रहा है 4 दूनी 8 मतलब 2/1 नॉट इक्वल टू 2/1। अब देखो अपने को क्या चाहिए कि b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर है, दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 2/1 है और यहाँ पे भी 2/1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि k बराबर 1 पर क्या है प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है ना, कि k बराबर 1 पर प्रतिबंध क्या है अपना ये वाला, है ना, पर प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता है। अगर ये यहाँ पे इसकी जगह मान लो 2/6 होता है, 6 क्या मतलब 5 जो भी होता मतलब ये इसके बराबर नहीं होता, तब क्या होता, तब तो संतुष्ट कर देता, अपनी ये कंडीशन फॉलो हो जाती। लेकिन अब ये फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे सारे मान क्या है आपस में बराबर, जबकि अपने पास क्या है यहाँ पे चिन्ह के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है के बराबर 3 पे देखते हैं अपन, के बराबर 3 पर। ठीक है, यहाँ पे 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा 4/3 बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 3 लूंगा ना मैं, तो 3 और 3 6। ठीक है, तो 8/6 होगा तो मतलब क्या होगा 4/3 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 3 लूंगा तो 3 तिया 9, 9 में से एक जाएगा तो क्या होगा 8, 9 में से एक जाएगा तो 8 ऊपर क्या होगा 12, मतलब 12/8 मतलब 3/2। ये अपना फॉलो करता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो है लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि k बराबर 3 पर प्रतिबंध को संतुष्ट करता है ना, कि k बराबर 3 पर प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो कितने मान हुए जिन पे संतुष्ट करता है, सिर्फ 3 पे। तो हलों की संख्या ये मानों की संख्या क्या होगी 1, मानों की संख्या क्या होगी 1। ठीक है,
ठीक है। अगर क्वेश्चन में अपन को पूछता कि के का मान, तब तो क्या आता था 3, कि के बराबर 3 पे ये क्या करता है, इसको संतुष्ट करता है प्रतिबंध। लेकिन अपने को क्या पूछिए, मानों की संख्या जो इसको संतुष्ट करते हैं, तो वो केवल एक है अपने पास 3। अगर ये एक पे भी संतुष्ट हो जाता तब आंसर हो जाता अपना 2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक के ऐसे मानों की संख्या, एक के ऐसे मानों की संख्या जिसके लिए समीकरण निकाय अपने पास क्या है, अपने पास समीकरण a+1 x प्लस 8y बराबर 4 है, और दूसरा क्या है कि ax प्लस a+3y इक्वल्स टू 3a-1 के अनंत हल हो, के क्या हो, अनंत हल हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अब अनंत हल होने का प्रतिबंध क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होना चाहिए अनंत हल के लिए। ठीक है, तो अपन इनके गुणांकों की तुलना करेंगे कि a1/a2 क्या है, a+1/a बराबर b1/b2 क्या है 8/a+3 बराबर c1/c2 क्या है 4a/3a-1। इन दोनों को गुणा करके देखेंगे, या फिर इन दोनों को, या तो क्या करें, इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर जो अपन मान निकालेंगे उन मानों को यहाँ रख के देखेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करने पे जो भी उभयनिष्ठ मान आएगा, कॉमन वैल्यू आएगी, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो चलो इन दोनों को देखते हैं एक बार। a+1 को गुणा करेंगे कैसे, a+3 से, तो क्या आएगी a² 3 और 1 4, तो 4a+3 इक्वल टू 8a, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ a² - 4a+3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 और 3। अब a बराबर 1 पर रखेंगे, 1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 1 + 1/a कितना हो जाएगा 2/1, तो ये क्या हो जाएगा 8/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 - 1 2, तो ये क्या हुआ 2/1 बराबर 4 दूनी 8, फिर से 2/1 और 2 दूनी 4, मतलब 2/1, मतलब 1 पे क्या है, ये इस मान को a बराबर 1 पर अपने पास ये जो समीकरण है उसके लिए प्रतिबंध क्या हो जाता है, संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि a बराबर 1 पर वो अनंत हल होंगे। 3 पे देख लेते हैं, a बराबर 3 पर, तो अपन क्या करेंगे a की जगह 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8/6, 8/6 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 12/8। अब इनको आगे हल करेंगे तो ये तो क्या आएगा 4/3, ये भी क्या आएगा 4/3, और ये क्या आया 3/2। यहाँ पे भी अपने पास क्या आना चाहिए था 4/3, तभी तो ये बराबर होगा, लेकिन अब ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब a बराबर 3 पर यह समीकरण निकाय को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि अपन इन दोनों को गुणा करके देखें। ठीक है, इन दोनों का तो क्या होगा यहाँ पे 4a² - 12a + 8 इक्वल टू 0। तो 4 का भाग दे देंगे पूरा, तो क्या जाएगा a² - 3a + 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब a की रूट क्या है 1 और 2, तो कॉमन वैल्यू क्या है
यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ मान क्या है अपने पास, a बराबर 1। इसका मतलब क्या है, a के मानों की संख्या क्या है, केवल 1। ठीक है, जिसपे ये क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। कहता है a के मानों की संख्या, a के मानों की संख्या क्या है, 1, केवल 1। ठीक है, a का मान भी 1 है और मानों की संख्या भी क्या है, 1 है। ठीक है ना, क्योंकि ना तो 2 पे वो सेटिस्फाई करेगा, ना ही 3 पे, जो उभयनिष्ठ मान है उस पे वो सेटिस्फाई कर देगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, वो अपन देखेंगे। क्वेश्चन है 2x + 3y = 5। 2x + 3y = 5। दूसरा समीकरण अपने पास है 3x + ky = 10 का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा यदि, यदि क्या है, k बराबर क्या हो, 9/2। ठीक है, k = 9/2। ठीक है, 3 है, k = 9/4। और चौथा मान लेता हूँ मैं, k = 9/7। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए अपने पास प्रतिबंध क्या है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन अपनी क्या थी कि a1/a2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1 का मान क्या है यहाँ पे 2, a2 का मान 3, 2/3 बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके लिए, b का मान क्या है 3 और y का गुणा क्या है k। k इक्वल टू क्या आया, 2k = 9, नॉट इक्वल टू, तो k बराबर नॉट इक्वल टू 9/। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आंसर। तो k बराबर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 9/2। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं आज का, कि k का मान, ताकि समीकरण निकाय क्या है, kx + 3y बराबर k - 3 और 12x + ky बराबर k का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं, जैसे +-6, b बराबर क्या हो गया, जैसे 6, c मान लिया -6, c बराबर क्या मान लिया -6, d बराबर अपने मान लिया 3। इसका अपने को सॉल्यूशन करना है। अब क्या है, कोई हल नहीं, तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इस कंडीशन को जो भी मान फॉलो करेगा वो क्या होगा। अब क्या है, अपने पास k का मान पूछा है, अब संख्या नहीं पूछी, क्या पूछा है, k का मान। तो अपन क्या करेंगे, a1/a2 k/12 बराबर b1/b2 3/k। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या है, k - 3/k।
सो k माइनस 3/k। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² बराबर 36 इन दोनों से, तो k की वैल्यू क्या आई, +-6। यानी कि अपने को क्या करना है, एक बार तो k बराबर +6 पे इसकी वैल्यू देखनी है और एक k बराबर -6 पे। ठीक है, तो अपन पहले ले लेते हैं k बराबर +6 पे, तो k की जगह क्या रखेंगे अपन 6। ये क्या हो गया 6/12 बराबर 3/6 नॉट इक्वल टू, k की जगह क्या रखना है 6, 6 में से 3 गए तो 3 और बट्टे 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, और ये भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन देखते हैं अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, जबकि यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू होना चाहिए, जबकि ये तो बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर +6 पे इसका मान नहीं है, k का मान 6 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा बचा हुआ मान -6। तो -6 पे भी अपन वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, ये जो प्रतिबंध है उसको संतुष्ट करेगा कि नहीं, तो k बराबर -6 पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -6/12 बराबर 3/6 माइनस के नॉट इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा -9/-6। ठीक है, माइनस रखेंगे ना, तो -6 और -3 कितना हो जाएगा -9 और k की जगह -6, तो ये क्या बचेगा अपने पास -1/2 इक्वल टू -1/2 नॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 3/2। तो मतलब ये कंडीशन आप फॉलो कर रही है, इसका मतलब क्या है k का मान अपने पास क्या आएगा, k बराबर -6 पर प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, अतः k बराबर क्या आएगा -6। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।